Hello and welcome to all. Today we will discuss another 10 questions of Indian economy. Our questions will be related to tax to GDP ratio and then index of 8 core industries, fair and remunerative prices of sugarcane, global economic prospects report, SLR, markets of agricultural products, consumer price index for industrial workers, agreements on agriculture, peace clause, etc., convertibility of rupee, and finally Basel III Accord. Our first question is, a decrease in tax to GDP ratio of a country indicates which of the following? Number 1, slowing economic growth rate. Number 2, less equitable distribution of national income. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. At this point you should pause the video, read the question again very carefully, recall your concept, memorize it properly and mark your answer somewhere. Then you can move towards answer and analysis part. फर्स्ट क्वेश्चन किस बारे में फ्रेम हुआ है? टैक्स टू जीडीपी रेशियो, राइट? जो मेन टॉपिक है क्वेश्चन का, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो घटता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को एंड लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का इससे कोई कनेक्शन नहीं। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है? ये एक मेजर है किस चीज़ का? साइज ऑफ ए कंट्रीज टैक्स रेवेन्यू एज कम्पेयर्ड टू इट्स जीडीपी। जीडीपी किस चीज़ को इंडिकेट करता है? साइज ऑफ द इकोनॉमी। फॉर्मूले के रूप में देखते हैं इसको। टैक्स टू जीडीपी रेशियो टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर इसको डिवाइड करते हैं इससे तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो आएगा। इससे आप सिंपली देख सकते हैं, अगर टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा, अगर टैक्स रेवेन्यू घटेगा और जीडीपी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टैक्स टू जीडीपी की रेशियो भी कम होगी। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज़्यादा है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है कि भी किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज किया जा रहा है, उनका अच्छे से मैनेजमेंट किया जा रहा है। उसका मतलब क्या है कि कंट्री में अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगी। इन एडिशन टू दिस वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी कंट्री की बेटर फाइनेंशियल पोजीशन को, जिसका मतलब ये है कि भी गवर्नमेंट के जो भी खर्चे हैं वो उन खर्चों को खुद से ही फंड कर सकती है। देन इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स वाइड फिजिकल नेट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि भाई सरकार के पास इनफ पैसा है, उसको ज़्यादा बाहर से बोरोइंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज, इन द इंडेक्स ऑफ 8 core industries which one of the following is given the highest weight? A coal production, B electricity generation, C fertilizer production, D steel production। किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है? इंडेक्स ऑफ 8 core industries। क्या पूछा है इसमें जो भी 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसमें सबसे ज़्यादा वेट किसको दिया गया है? इलेक्ट्रिसिटी को। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी को सबसे ज़्यादा वेट था, लेकिन अभी वो वेटेज चेंज हो चुकी है। वो क्या चेंजमेंट है वो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है। कोर इंडस्ट्रीज किनको बोलते हैं? कोर इंडस्ट्रीज वो सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जो बैकबोन की तरह काम करते हैं बाकी सभी सेक्टर्स के लिए। यानी अगर वो सेक्टर ना हो तो बाकी सभी सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, उनमें किसी न किसी चीज़ की कमी रहेगी। इसलिए इनको कोर इंडस्ट्री बोला जाता है। ये एक बैकबोन की तरह है इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए। ये कंस्टिट्यूट करते हैं 40.27% वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में हम नीचे बात करेंगे डिटेल से। देन इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज क्या है? ये एक मेजर है या इंडिकेटर है किस चीज़ का? परफॉर्मेंस और ग्रोथ। इसकी इन 8 कोर सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस है, इनकी कितनी ग्रोथ है, इनका प्रोडक्शन लेवल क्या है, उसमें इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, इम्प्रूवमेंट है तो कितना है,
उस सब चीज़ों को इंडिकेट करना या उनको मेज़र करना इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है। इसको कौन प्रिपेयर करता है? ये हर मंथ प्रिपेयर किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में आता है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। इसके लिए बेस ईयर 2011 एंड 12 यूज़ होता है, और जो वेटेज ऑफ आइटम्स है फिलहाल वो सबसे टॉप पे है पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन सेकंड इज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, आफ्टर दैट कम्स स्टील, एंड देन फोर्थ इज कोल, फिफ्थ इज क्रूड ऑयल, and sixth is natural gas, seventh is cement, and the last is fertilizers. Then comes index of industrial production. ये क्या होता है? ये भी एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है किस चीज़ का चेंज इन वॉल्यूम, किस चीज़ के वॉल्यूम में, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आया है किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, उस चीज़ को इंडिकेट करने का काम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। यानी टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसी भी गिवन टाइम में बढ़ा है या घटा है, बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, और घटा है तो कितनी उसमें कमी आई है। इसको कौन पब्लिश करता है? इसको CSO पब्लिश करता है, यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। इसके लिए बेस ईयर 2011-12 ही यूज़ होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका यूज़ होता है पॉलिसी मेकिंग में और GDP के लिए एडवांस एस्टिमेशंस को कैलकुलेट करने के लिए। देन कम्स थर्ड क्वेश्चन, द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय ए कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, डी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी। इस चीज़ पे क्वेश्चन है, जो शुगर केन का FRP है उसको कौन अप्रूव करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है अप्रूव, यानी हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इसको कौन रेकमेंड करता है और इसको कौन अप्रूव करता है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन दिस, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड अबाउट इट। इसका करेक्ट आंसर है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बाकी इन सब के बारे में हम बात करेंगे, उससे पहले जानते हैं कि FRP होता क्या है। FRP एक प्राइस है जिसको कौन डिक्लेयर करता है? गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, ताकि जो भी मिल्स हैं वो लीगली बाउंड हो जाए किस चीज़ के लिए? उसी प्राइस पे किसानों से गन्ना खरीदने के लिए। मतलब जो भी गन्ना मिल्स हैं वो उसी प्राइस पे लीगली बाउंड होंगी किसानों से गन्ना खरीदने के लिए। इसको रंगराजन कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे लागू किया गया था। पेमेंट ऑफ FRP is governed by Sugarcane Control Order 1956, which was issued under Essential Commodities Act of 1955. Then it is recommended by Commission for Agricultural Cost and Prices, which comes under the Ministry of Agriculture, and it is approved or announced or determined. इनमें से अगर कोई भी टर्म यूज़ हो रखी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसको रेकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। लेकिन उन रिकमेंडेशंस को फाइनल अप्रूवल कौन देता है, या उनको अनाउंस कौन करता है कि भाई इतना प्राइस होगा, या ये डिटरमाइन कौन करता है कि भाई कितना प्राइस होगा? ये डिटरमाइन करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन खुद प्रधानमंत्री होते हैं। देन कम्स शुगर केन, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसके लिए टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 to 100 सेंटीमीटर की ज़रूरत होगी, और सोइल टाइप कैन बी सैंडी टू क्ले लोम। देन टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर UP, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड देन टॉप कंट्रीज आर Brazil, then second is India. Regarding Agricultural Produce Marketing Committee, we need to learn that it is a committee or regulator जिसको APMC एक्ट्स के द्वारा सेटअप किया जाता है, इसलिए ताकि जो एग्रीकल्चरल मार्केट्स हैं, जिनको मंडीज भी बोलते हैं,
जहाँ पे किसान अपने जो भी उनकी फसल है उसको बेचने के लिए जाते हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए इन कमिटीज़ को सेटअप किया जाता है एपीएमसी एक्ट्स के द्वारा। ये एक्ट्स जो हैं स्टेट गवर्नमेंट्स बनाती हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है एज पर 7th शेड्यूल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन कमिटीज़ का, ताकि जो रिटेल प्राइसेस हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके, किसानों को टाइम पे पेमेंट दी जा सके, और जो भी डिस्ट्रेस सेल है उसको कम किया जा सके, और फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट किया जा सके। कौन एक्सप्लॉयट करता है फार्मर्स को? जो क्रेडिटर्स है और इंटरमीडिएटरीज हैं। देन कम्स डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। ये एक अटैच्ड ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में। इसको 1935 में सेटअप किया गया था। क्यों? ताकि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्रोग्राम हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसके हेड कौन होते हैं? जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो इनके हेड हैं। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। इसका मेन फंक्शन या ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम है, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कोई भी मार्केटिंग रिफॉर्म्स हैं, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब को डेवलप करना, रिकमेंड करना और उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन का काम है। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली? ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी, द यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, सी, द यूएस फेडरल रिजर्व बैंक, डी, द वर्ल्ड बैंक। इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है कि भाई जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज करता है? बेहद फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि भाई इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। वर्ल्ड बैंक और कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, और जो ये बाकी इंस्टीट्यूशंस दिए हैं ये क्या है और ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करते हैं, इसके बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब PYQs में मैंशनड है। वर्ल्ड बैंक क्या है, ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 3 क्वेश्चन नंबर 8 में डिटेल से डिस्कशन किया है। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन, यू कैन विजिट एंड वॉच। यहाँ पे हम बात करते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूशंस ऑप्शंस में मैंशनड है। पहला क्या है? यूएस फेडरल रिजर्व सिस्टम, जिसको फेडरल रिजर्व या दी फेड भी बोलते हैं। ये क्या है? ये सेंट्रल बैंक है यूएसए का, जिसको 1913 में सेटअप किया गया फेडरल रिजर्व एक्ट के द्वारा। क्यों? ताकि एक स्टेबल मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम प्रोवाइड किया जा सके। इसमें 7 मेंबर्स रहते हैं इसके, जो बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स हैं उसमें। इन एडिशन टू दिस देयर आर 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स एंड फाइनली देयर इज फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। इसका मेन फंक्शन क्या है कि वही जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना एंड मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करना। आफ्टर दैट कम्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये क्या है? ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसके 68 मेंबर्स हैं फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक। इंडिया भी इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इसको कब सेटअप किया गया? 1966 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मनीला, फिलीपींस में। क्या काम है इसका, या फिर इस बैंक को क्यों सेटअप किया गया? टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ, रीजनल इंटीग्रेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इस बैंक को सेटअप किया गया था। लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? सबसे पहले जापान है, देन कम्स USA, थर्ड इज चाइना एंड इंडिया इज एट नंबर 4। ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? ये रिपोर्ट पब्लिश करता है एशियन इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि एनुअली पब्लिश की जाती है।
After that comes the European Bank for Reconstruction and Development. It is an international financial institution जिसको सेटअप किया गया था 1991 में। क्यों? ताकि इन्वेस्टमेंट को एज ए टूल यूज़ किया जा सके मार्केट इकोनॉमीज़ को बिल्ड करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इंडिया इसका मेंबर बना कब? 2018 में। Then comes question number 5. When the Reserve Bank of India reduces the statutory liquidity ratio by 50 basis points, which of the following is likely to happen? A. India's GDP growth rate increases drastically. B. Foreign institutional investors may bring more capital into our country. C. Scheduled commercial banks may cut their lending rates. D. It may drastically reduce the liquidity to the बैंकिंग सिस्टम। इस टॉपिक पे क्वेश्चन है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर आरबीआई उसको कम करता है बाई 50 बेसिस पॉइंट, ये कोई मतलब इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है कितना भी कम करे। क्वेश्चन की सेंस क्या है कि भाई अगर एसएलआर को कम किया जाता है चाहे कितना भी किया जाए तो उसका लाइकली इम्पैक्ट क्या होगा? उसका लाइकली इम्पैक्ट होगा जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं दे विल कट देयर लैंडिंग रेट्स। क्यों कट करेंगे? क्योंकि एसएलआर अगर कम होगा तो बैंक्स के पास, जो भी बैंक्स हैं उनके पास जो लिक्विडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी बैंक्स के पास मनी ज़्यादा होगी। अगर मनी उनके पास ज़्यादा होगी तो दे विल बी इन ए पोजिशन टू गिव मोर मनी टू पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी वो अपना जो लेंडिंग रेट है वो कम कर देंगे ताकि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पैसा लें और मनी का सर्कुलेशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट इससे बढ़ेगी, कंजम्पशन इससे बढ़ेगा। सो दिस विल बी द likely impact of reduction in statutory liquidity ratio। statutory liquidity ratio क्या है ये ऑलरेडी हम लेक्चर 3 क्वेश्चन नंबर 6 में बात कर चुके हैं। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। एंड इसको डिक्रीज करने से क्या होगा ये ऑलरेडी हमने बात कर ली। मोर मनी विद बैंक्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सके, इसके लिए उनको लेंडिंग रेट कम करने पड़ेंगे और लेंडिंग रेट अगर कम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टीट्यूशंस बैंक से पैसा उठाएंगे और उसको कंजम्पशन में या इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। आफ्टर दैट कम इन इंडिया, markets in agricultural products are regulated under the A. Essential Commodities Act 1955, B. Agricultural Produce Market Committee Act enacted by states, C. Agricultural Produce Grading and Marketing Act 1937, D. Food Products Order 1956 and Meat and Food Products Order 1973। इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है कि भाई जो मार्केट्स हैं इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की, उनको कौन से एक्ट के अंडर रेगुलेट किया जाता है? राइट आंसर इज बी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट। ये क्या होते हैं? एपीएमसी एक्ट्स होते हैं जिनको स्टेट बनाती है। इनके बारे में देखते हैं। एपीएमसी एक्ट्स क्या हैं? ये स्टेट द्वारा बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है 7th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। क्यों बनाए जाते हैं इन एक्ट्स? का पर्पज़ क्या होता है, मकसद क्या है? ताकि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसकी सेल को मॉनिटर और रेगुलेट किया जा सके। कहाँ पे? मंडीज़ में। कैसे? एपीएमसी कमिटीज़ यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़ को सेटअप करके जो भी किसान मंडी में अपने प्रोडक्ट को बेचने आते हैं उस प्रोडक्ट की सेल को मॉनिटर और रेगुलेट किया जा सके। एपीएमसीज क्या हैं? ये मार्केटिंग बोर्ड्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करती है एपीएमसी एक्ट के अंडर में। क्यों? ताकि जो फार्मर्स के प्रोडक्ट की सेल है वो फेयर प्राइसेस पे,
यानी अच्छे दामों पे हो सके और किसान का किसी भी तरह से शोषण ना हो किसी भी इंटरमीडिएटरी के द्वारा। देन देर आर सम एक्ट्स, मॉडल एपीएमसी एक्ट ऑफ 2003। इसने क्या प्रोविजंस दिए थे कि भाई जो स्टेट है उसको जियोग्राफिकल मार्केट एरियाज में डिवाइड कर दिया गया था, यानी मंडीज में। स्टेट में अलग अलग जगह पे मंडी सेटअप कर दी गई थी, उन मंडीज को अलग अलग एपीएमसी यानी मार्केट कमेटी ऑब्जर्व करेगी। देन इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर स्टेट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स ब्यूरो। In addition to this, there was provision for contract farming and marketing infrastructure. After that came Model APMC Act 2017. इसने क्या किया, इसने जो एक्ट ऑफ 2003 था उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए, उसको और बेहतर किया। इसका दूसरा नाम क्या था, दी मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 यानी APLM एक्ट ऑफ 2007। इसने क्या किया, एग्री मार्केट सेटअप की हर 80 किलोमीटर के अंडर में, और इसने जो कंसेप्ट ऑफ नोटिफाइड मार्केट एरिया था उसको रिमूव कर दिया। देन केम मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018। इसका नाम क्या था कि मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2018। इसने फर्स्ट टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट था इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, इट इज़ ए फार्मिंग सिस्टम इन विच बल्क परचेजर्स इंक्लूडिंग एग्री प्रोसेसिंग और एक्सपोर्टिंग और ट्रेडिंग यूनिट्स enter into a contract with farmer to purchase a specified quantity of any agricultural commodity at pre-agreed price। मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एग्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो डायरेक्टली फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। प्री एग्रीड प्राइसेस डिसाइड किए जाते हैं कि भाई इस प्राइस पे हम आपका प्रोडक्ट लेंगे और इस क्वांटिटी में लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। देन कम्स एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। ये क्या है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसको 1955 में इनेक्ट किया गया। क्यों, ताकि जो होर्डिंग है और ब्लैक मार्केटिंग है किसी भी फूड स्टफ की, उसको प्रिवेंट किया जा सके और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इस कंटेक्स्ट में इस एक्ट को लाया गया था। वर्ल्ड वार 2 की वजह से पूरे विश्व में फूड प्रोडक्शन में डिक्लाइन आया था, उसकी वजह से फूड की अलग अलग जगह पे कमी हो गई थी। एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या हैं, इसके बारे में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन जो भी कमोडिटी इस एक्ट के शेड्यूल में मेंशन है, सरकार जो भी मेंशन करती है वो एसेंशियल कमोडिटी है। इसके पास पावर है किसी भी कमोडिटी को एसेंशियल डिक्लेयर करने की, दैट इज़ सेंटर। सेंटर उस लिस्ट में किसी भी आइटम को ऐड या रिमूव कर सकता है, किस बेसिस पे, पब्लिक इंटरेस्ट के हित बेस पे यानी जनहित में। इट एनेबल्स गवर्नमेंट टू कंट्रोल इट्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी आइटम उसमें इंक्लूड किया जाता है उससे गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है उस आइटम के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने की। एग्जाम्पल के लिए जैसे रिसेंटली तूर दाल पे ये सब चल रहा था। देन कम्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937। ये भी एक पार्लियामेंट का एक्ट है जिसको 1937 में लाया गया था। क्यों, ताकि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी डिटरमाइन किए जा सके। आफ्टर दैट कम्स फूड एंड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1956, मीट एंड फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1973। ये सब भी इसी से रिलेटेड हैं, लेकिन इनको रिप्लेस कर दिया गया 2006 में, किसके द्वारा, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट। इसके अंडर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेटअप की गई, जो कि एक ऑटोनोमस स्टेचुटरी बॉडी है। इसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसका काम क्या है, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इंश्योर करना, राइट। ये इस एक्ट का मेन पर्पस था।
After that comes which of the following brings out the consumer price index number for industrial workers? A. Reserve Bank of India. B. The Department of Economic Affairs. C. The Labor Bureau. D. Department of Personnel and Training. इसके बारे में क्वेश्चन है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो अलग अलग पॉपुलेशन के लिए डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पूछ रखा है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो ये इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है? इसको लेबर ब्यूरो रिलीज करती है। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये एक प्राइस इंडेक्स है। क्यों? ताकि मेजर किया जा सके किस चीज़ को, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके रिटेल प्राइसेस में क्या बदलाव आया है किसी भी डिफाइंड पॉपुलेशन के लिए, कि भाई कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है और उनके प्राइस में किसी भी गिवन पीरियड में क्या चेंज आया है उसको मेज़र करना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंडर में आता है। गुड्स एंड सर्विसेज मतलब रूरल एरिया के लिए 448 आइटम्स हैं और अर्बन एरिया के लिए 460 आइटम्स हैं। पॉपुलेशन ग्रुप क्या क्या इंक्लूडेड है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर। इसको कौन कंपाइल करता है? एनएसओ कंपाइल करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। देन कम्स सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये क्या है? ये भी एक मेजर है इस चीज़ का, जो भी प्राइसेस चेंज हुए हैं किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उन गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर ही कंज्यूम कर रहे होते हैं। एक फिक्स्ड बास्केट होती है कि भाई ये गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्रियल वर्कर कंज्यूम कर रहे हैं, इनमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे क्या चेंज आया है उसको मेज़र करना सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स कहलाता है। ये सबसे ओल्डेस्ट इंडेक्स है इन जो भी सीपीआई के अंडर में इंडेक्सेस हैं उनके अंडर में। देन इट स्टार्टेड इन 1969। इसको कौन पब्लिश करता है? लेबर ब्यूरो पब्लिश करती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आती है। इट हैज़ ए टाइम लैग ऑफ 1 मंथ एंड इट इज़ रिलीज्ड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। इसका काम क्या है? कि भाई वेज इंडेक्सेशन एंड फिक्सेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसको कौन कैलकुलेट कब, मतलब किस बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है? इसके लिए 2001 बेस ईयर यूज होता है। आफ्टर दैट कम्स सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर। इसको भी लेबर ब्यूरो रिलीज़ करती है, लेकिन इसके लिए जो बेस ईयर है वो 2019 टू 20 यूज़ होता है। इसका क्यों इसको रिलीज़ किया जाता है? ताकि जो मिनिमम वेजेस हैं उनको रिवाइज करना इजी हो जाए एग्रीकल्चरल लेबर के लिए। आफ्टर दैट कम्स कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। इट इज़ ए मेजर ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइसेस ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कंज्यूम्ड बाय ए डिफाइंड पॉपुलेशन। इसको कौन रिलीज़ करता है? इसको सीएसओ रिलीज़ करती है, जो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है। ये इसके लिए 2012 इज़ दी बेस ईयर। ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए बेस ईयर है वो 2001 है और एग्रीकल्चरल लेबर के लिए 2019 एंड 20 है, एंड देन फूड प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर 2012 है। दैट इज़ द डिफरेंस। देन कम्स आरबीआई। आरबीआई क्या है? ये सेंट्रल बैंक है इंडिया का। कब सेटअप किया गया? 1935 में। किसके अंडर में? आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में। क्यों? ताकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो महाराष्ट्र में। लेक्चर 1 क्वेश्चन 2 में ऑलरेडी इसके हम जो भी फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। आफ्टर दैट कम्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका क्या काम है? ताकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं उनको फॉर्मुलेट और मॉनिटर किया जा सके। In addition to this, publication of banknotes and coins of various denominations, postal stationery, postal stamps, and cadre management and training of Indian Economic Services। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो अदर डिपार्टमेंट्स आते हैं वो क्या क्या हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, एंड फाइनली डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट।
Finally, there is Department of Personnel and Training. It comes under Ministry of Personnel, Public Grievances एंड पेंशंस। इसका काम क्या है? जो भी पर्सनल हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस बनाना ताकि उनका ट्रांसफ़र, रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह ईजीली एक सिस्टमेटिक मैनर में कंडक्ट की जा सके। इन एडिशन टू दिस इट सुपरवाइजेज एंड कंट्रोल्स यूपीएससी, एसएससी, लबासना, सीआईसी, सीबीआई, सीवीसी, आईएएस एंड सीएसएस। और दूसरे कौन से डिपार्टमेंट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशनर्स वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। 8th question is the terms agreement on agriculture, agreement on the application of sanitary and phytosanitary measures, and peace clause appear in the news frequently in the context of the affairs of the A. Food and Agriculture Organization, B. UN Framework Conference on Climate Change, C. World Trade Organization, D. UN Environment Program। इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है कि जो एग्रीमेंट है एग्रीकल्चर पे और सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स पे एंड पीस क्लोज पे, ये एग्रीमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है इन सब में। तो ये बेहद सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सब WTO से रिलेटेड है। WTO क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रेगुलेट और फैसिलिटेट किया जा सके। कैसे? ट्रेड बैरियर्स को कम करके। इसको 1995 में सेटअप किया गया मराकीस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बाय रिप्लेसिंग जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ ऑफ 1948। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 167 मेंबर्स हैं जो 98% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं मेंबर स्टेट्स के, वो सब इसमें आते हैं। ये एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है WTO की, जो यूजुअली मीट एट लीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स। 2 साल में कम से कम एक बार ज़रूर मिलती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसमें कौन है? जो कॉमर्स मिनिस्टर्स हैं मेंबर्स स्टेट्स के, वो सब। देन जनरल काउंसिल्स, इसमें कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इट मीट्स एज जनरल काउंसिल मीटिंग फॉर ट्रेड इन गुड्स और सर्विसेज और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और ट्रिप्स और ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एट्सेट्रा। डिसीजंस आर मेड बाय कंसेंसस, जो भी WTO में डिसीजन है वो सहमति से होते हैं। एंड देन आर एनफोर्स्ड बाय इम्पोजिंग ट्रेड सैंक्शन ऑन डिफाइंग मेंबर्स। क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं WTO के अंडर में? जो मेन एग्रीमेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड इन सर्विसेज जिसको GATS बोलते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, then trade in goods, sanitary and phytosanitary measures, technical barriers to trade, and then is trade related investment measures। इसके बाद है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की। स्पेशलाइज्ड एजेंसी का मतलब क्या है कि भाई ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो UN के हाथ में काम करती है। इसको 1945 में सेटअप किया गया था। क्यों? ताकि जो वर्ल्ड हंगर है उसको डिफीट किया जा सके और पूरे विश्व में न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इसका मोटो क्या है? लेट देयर बी ब्रेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, इटली। देन ये कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? ये रिपोर्ट पब्लिश करती है दिस स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट्स, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर, वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ मार्केट। इन सब की क्या स्टेट है, क्या स्टेटस है, उन सब के बारे में रिपोर्ट्स रिलीज़ करती है। आफ्टर दैट कम्स UNFCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, 1992 में साइन की गई थी, लेकिन ये
इन्फोर्स हुई थी, इफेक्टिव हुई थी 1994 से। कहाँ पे साइन किया गया था? जो अर्थ समिट हुई थी रियो डे जेनेरियो में, वहाँ पे। क्यों? ताकि जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है, डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस, इसके साथ, क्लाइमेट के साथ, उसको कम किया जा सके। कैसे? बाय स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द एटमोसफेयर। इसका सेक्रेटरीट शिफ्ट किया गया था जेनेवा, ब्राज़ील से, बोर्न इन जर्मनी इन 1996। इट हैज़ बीन रेटिफाइड बाय 50 मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल 1996 एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015। ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2016। देन कम्स यूएनईपी, दैट इज़ यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये यूएन का एक प्रोग्राम है जिसको 1972 में लॉन्च किया गया था आफ्टर यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। क्यों? ताकि जो एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड एक कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके और इफेक्टिवली उनको रिस्पॉन्ड किया जा सके। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर इज इन नायरोबी, दैट इज इन केन्या। After that comes convertibility of rupee, implies A. Being able to convert rupee notes into gold, B. Allowing the value of rupee to be fixed by market forces, C. Freely permitting the conversion of rupee to another currencies and vice versa, D. Developing an international market for currencies in India। इस टॉपिक पे क्वेश्चन है। सिंपल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या है? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब है फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, ताकि दूसरी करेंसीज भी रूपी में इजीली कन्वर्ट की जा सके और रूपी भी दूसरी करेंसीज में इजीली कन्वर्ट किया जा सके। ये क्या है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी? इसका मतलब है कि कितनी आसानी से, कितनी फ्रीली कोई भी करेंसी दूसरी यानी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट की जा सकती है एट market determined exchange rates and vice versa. Indian currency is fully convertible in current account since 1993, but it is partially convertible in capital account. करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या है? ये एबिलिटी है किस चीज़ की? टू कन्वर्ट रूपी इनटू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। क्यों? फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए प्री कंडीशंस क्या हैं? डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी कंट्री है उसकी ट्रेड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली इंडस्ट्रियल पॉलिसी की ज़रूरत होती है, एंड फाइनली देयर शुड बी फेवरेबल करंट अकाउंट बैलेंस। देन कम्स कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। ये क्या है? ये फ्रीडम है किस चीज़ की? ऑफ इंडियन इन्वेस्टर्स टू बाय फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स। फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? शेयर्स, बॉन्ड एट्सेट्रा एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी इंडियन फाइनेंशियल एसेट्स को फ्रीली इजीली बाय कर सकें। आफ्टर दैट कम्स बेसल 3 अकॉर्ड or simply Basel III, often seen in the news, seeks to A. Develop national strategies for the conservation and sustainable use of biological diversity, B. Improve banking sector's ability to deal with financial and economic stress and improve risk management, C. Reduce the greenhouse gas emissions but places a heavier burden on developed countries, D. Transfer technology from developed countries to poor countries to enable them to replace the use of chlorofluorocarbons in refrigeration with harmless chemicals। इस टॉपिक पे क्वेश्चन है, जो बेसल 3 अकॉर्ड बार बार न्यूज़ में देखा जाता है वो क्या है, किससे रिलेटेड है, या उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है टू इम्प्रूव बैंकिंग सेक्टर्स एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट। ये क्या है? बेसल अकॉर्ड या फिर बेसल नॉर्म्स या फिर बेसल गाइडलाइंस, तीनों चीज़ें एक ही हैं, टर्म्स अलग अलग यूज़ की जा सकती हैं। ये क्या है? ये सेट ऑफ रूल्स हैं। क्यों? क्या करते हैं ये रूल्स? ये रूल्स करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट और जो रिस्क है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम में उसको कम करना।
देन कैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये कैसे प्रमोट करते हैं और रिस्क को कैसे कम करते हैं, बाय कोऑर्डिनेटिंग बैंकिंग रेगुलेशंस अराउंड द ग्लोब। इनको कौन इश्यू करता है, BCBS, दैट इज बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 27 कंट्रीज से इंक्लूडिंग इंडिया। ये 1974 में सेटअप की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो बैंक ऑफ फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ये कहाँ पे है, ये बेसल सिटी स्विट्जरलैंड में। देन बेसल 1 अकॉर्ड 1988 में इश्यू किए गए थे इसी कमेटी के द्वारा, जो फोकस करते हैं मेनली कैपिटल मेजरमेंट, क्रेडिट रिस्क एट्सेट्रा पे। आफ्टर दैट केम बेसल 2 अकॉर्ड इन 2004। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफॉर्म किया बेसल 1 अकॉर्ड्स को बाय फोकसिंग ऑन कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू एंड मार्केट डिसिप्लिन। देन केम बेसल 3 अकॉर्ड इन 2010 इन रिस्पॉन्स टू 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। इनका पर्पज़ क्या था कि भाई और ज़्यादा रेजिलिएंट बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करना, उसको प्रमोट करना। कैसे, बाय फोकसिंग ऑन कैपिटल, लिवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी। इन इंडिया इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि भाई इट मे कोज बैंक्स टू रेज लैंडिंग रेट्स। अगर बैंक्स अपने लैंडिंग रेट्स ज़्यादा कर देंगे तो जो लोग हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंक से पैसा कम लेंगे। वो बैंक से पैसा कम लेंगे तो फिर मार्केट में या इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है या फिर कंजम्पशन है उसमें डिक्लाइन आ जाए। देन देर इज़ बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्यों, ताकि जो फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी कोऑपरेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, वाइल सर्विंग एज बैंक फॉर सेंट्रल बैंक्स। इसको कब सेटअप किया गया, 1929 में, टू ओवरसी सेटलमेंट्स ऑफ वर्ल्ड वार 1 रिपरेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसल, दैट इज इन स्विट्जरलैंड। That is all in this video. Thank you very much.